गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 27 मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 27 मई के सभी करंट अफेयर को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। सेकेंड क्वेश्चन, चर्चित टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और थर्ड क्वेश्चन, विश्व मैराथन रिकॉर्ड धावक केल्विन किप्टन का संबंध किस देश से है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर 27 मई के। देखिए, सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मिशन ईशान की बात करें तो ये एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाता है। मिशन ईशान अभी सुर्खियों में रहा है फ्रेंड्स। अब है क्या, इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इसके उद्देश्य से आपको समझ में आ जाएगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। देखिए, भारत ने हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए, ठीक है ना, भारत का जो एयर स्पेस है उसको व्यवस्थित करने के लिए हाल ही में भारत के 4 हवाई क्षेत्रों को एकीकृत कर पूरे देश में फैलाने की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसे ही नाम दिया गया है मिशन ईशान। ओके, देखिए, भारत में 4 हवाई क्षेत्र वर्तमान में। एयर स्पेस की बात करें तो फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन 4 हैं। कौन कौन से? एक है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसके अलावा गुवाहाटी में एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन है। इन सभी का जो नियंत्रण है वो अभी इंडिपेंडेंट किया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से ये काम करते हैं। अब इन सभी को एकीकृत करने के लिए, ताकि भारत में जो एयर स्पेस है उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके, एरोप्लेन की संख्या बढ़ाई जा सके, यात्रियों को भी सुविधा हो, इसके लिए अब चारों क्षेत्र को और सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन को अब एकीकृत किया जाएगा और इसको कंट्रोल किया जाएगा नागपुर से। अभी तक ये जो प्रणाली थी ये अलग अलग हवाई क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से कवर की जाती थी। अब इसको एकीकृत किया जाएगा और नागपुर से सभी जगह का कंट्रोल किया जाने वाला है। इसे नाम दिया गया है मिशन ईशान। ओके, तो यहां पर आंसर मिल गया, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, मिशन ईशान का मुख्य उद्देश्य। डन। एग्जाम में पूछा भी गया है, काफी पहले अनाउंस कर दिया गया था और अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। तब तक हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा किस देश के आटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है आटाकामा मरुस्थल में। यहां से आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आटाकामा का मरुस्थल कहां पर है। तो ये चिली में देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और यहीं पर आटाकामा क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है। डन। ओके, तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला का इनॉग्रेशन किया और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला का इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान दिया गया। ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ये 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चिली का एक क्षेत्र है एंटोफगास्टा क्षेत्र। यहां पर हमें एक शिखर देखने को मिलता है, चांजन तोर शिखर, मतलब पर्वत है। इसके ऊपर 5640 मीटर की ऊंचाई पर इस वेधशाला को स्थापित किया गया। यहां से किया क्या जाएगा, इस केंद्र में देखिए 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की स्थापना की गई है, ताकि ब्रह्मांड के रहस्य को, यूनिवर्स के रहस्य को जाना जा सके। इसके लिए इस टेलीस्कोप को डिजाइन किया गया है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला टोक्यो यूनिवर्सिटी ने स्थापित की है, कहां पर? चिली में, चिली के आटाकामा मरुस्थल में। अगर आप यहां पर मैप देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये क्षेत्र है आटाकामा, है ना। देखिए, चिली में अधिकतर क्षेत्र विस्तारित है आटाकामा का। इसके अलावा
अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू में भी इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर आटाकामा डेजर्ट चिली में ही स्थित है। अधिकतर क्षेत्र चिली में देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पर 2 क्वेश्चन डन हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे देख लीजिए। आज आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का कोर्स अवेलेबल है बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में, ओनली 99 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। इस कोर्स की विशेषता है कि देखिए पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स है वो आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, बिना देर किए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर आपके कोर्स में ही मिल जाएगी। तो बिना देर किए ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन आप डायरेक्ट लिंक से ही परचेस कर लीजिए, लिंक आपको है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। 99 रुपीज का ये कोर्स है आर्ट एंड कल्चर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है हाल ही में 25 मई को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कब मनाया गया? 25 मई को पहला विश्व फुटबॉल डे। ओके, देखिए यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है वैसे अगर आपको पता हो तो। अब मनाया गया है तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं 25 मई को ही क्यों इस डे को चुना गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 25 मई 1924 को जब पेरिस ओलंपिक हुआ था तो वहां पर फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और अब 2024 में भी ओलंपिक कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। तो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस इंटरनेशनल फुटबॉल मैच की, इसीलिए 25 मई को 100वीं वर्षगांठ पर इंटरनेशनल फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया गया। ओके, तो कारण पता चल गया आपको। कारण क्या है? हर साल 25 मई को 25 मई बोला ना मैंने, 24 मई तो नहीं बोला, 25 मई को। ओके, तो 25 मई को हर साल अब 2024 से मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की है। वैसे यूनाइटेड नेशन में ये जो प्रस्ताव है लीबिया के राजदूत ने रखा था जिनका नाम है ताहिर अल सोन्नी, ठीक है, इन्होंने रखा था और इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सारे महाद्वीपों में खेला जाने वाला जो गेम है वो फुटबॉल है। इसीलिए फुटबॉल के लिए 25 मई को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल डे या वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 मई 2024 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया था। ओके, और 7 मई 2024 को पारित प्रस्ताव के आधार पर ही 25 मई को 2024 से इंटरनेशनल फुटबॉल डे की घोषणा की गई। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की अनसुया सेनगुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल हम कहीं ना कहीं कुछ सेशन से इसको डिस्कस कर ही रहे हैं अगर आपको पता हो तो, है ना। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है किसने? अनसुया सेनगुप्ता ने। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करती है ये। इन्होंने इनकी मूवी द शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। यहां पर आप पोस्टर देख सकते हैं द शेमलेस, और ये है अनसुया सेनगुप्ता। डिटेल देखते हैं। 77th एडिशन है कांस फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है ना। तो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार अनसर्टन रिगार्ड एक कैटेगरी है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है भारत की अनसुया को। कोलकाता की रहने वाली है, ठीक है। द शेमलेस के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है। इनको यह अवार्ड इनकी फिल्म द शेमलेस के लिए दिया गया। बुल्गारिया के फिल्म मेकर, ठीक है, कॉन्टेटिन बोजानेव ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, ठीक है। डायरेक्टर आपसे हो सकता है पूछा जाए तो आप याद रख लीजिए, काम आएगा आपके। और फिल्म और एक्ट्रेस तो आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया बेस्ड मूवी है और एक्ट्रेस भी इंडियन है, ठीक है, अनसुया। इसके अलावा कल के सेशन में एक चीज और बताई थी मैंने आपको कांस से ही रिलेटेड। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों की एक मूवी है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसे 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिनेफ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। यूईएफए यूरोपा लीग का फाइनल आयरलैंड के अविवा स्टेडियम में खेला गया। किस फुटबॉल क्लब ने
इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? तो देखिए यूईएफए यूरोपा लीग का फाइनल खेला गया है। ये फुटबॉल से संबंधित लीग है, ध्यान रखना। यूरोप की जो क्लब होते हैं फुटबॉल क्लब, उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में इसका फाइनल खेला गया है आयरलैंड के अविवा स्टेडियम में अटलांटा बीसी और बायर लीवरकुसेन के मध्य में। इसमें विनर रही अटलांटा बीसी और रनर अप रही बायर लीवरकुसेन का फुटबॉल क्लब। ठीक है, इसकी बात करें तो ये इटली का एक फुटबॉल क्लब है, इटालियन फुटबॉल क्लब है। और बायर लीवरकुसेन की बात करें तो ये जर्मनी का फुटबॉल क्लब है। तो विनर रहा अटलांटा बीसी और रनर अप कौन रहा? बायर लीवरकुसेन। ठीक है ना। ये जो प्रतियोगिता है ना बहुत लंबी चलती है। अब इसका 2023-24 ये हो गया। अब 24-25 की जो प्रतियोगिता यूरोपा लीग सितंबर में शुरू होगी ऑलमोस्ट, और मई में खत्म होगी। तो इस बार भी ये मई में खत्म हुई है 2023-24 की। ओके, तो इसमें विनर रही अटलांटा बीसी और रनर अप बायर लीवरकुसेन का फुटबॉल क्लब रहा है। तो यहां पर ये अटलांटा बीसी आप देख सकते हैं। तो यूईएफए यूरोपा कप एक वार्षिक फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है, यूरोप के देशों के मध्य में आयोजित की जाती है और आयोजन भी यूरोप में ही किया जाता है। 1971 में शुरू की गई थी। ओके, फुटबॉल क्लबों के मध्य में आयोजन कौन करता है? यूरोपीय फुटबॉल संघ इसका आयोजन हर साल करवाता है। इटालियन फुटबॉल क्लब अटलांटा बीसी ने अपना पहला यूरोपियन फाइनल खेला और पहला फाइनल में ही इन्होंने जीत हासिल की है और यूरोपा कप को अपने नाम किया। रनर अप लेवरकुसेन। ठीक है ना। इन्होंने देखिए 3 फाइनल खेले लेकिन केवल एक ही बार जीते। ये दूसरी बार है कि बायर लेवरकुसेन फाइनल में हारे हैं यूरोपा कप में। ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार स्पेन का सेविल फुटबॉल क्लब, स्पेन का है, इसने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है 7 बार अभी तक। आयोजन कौन कराता है? तो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करवाती है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के न्योन में स्थित है। सिंपल, आगे बढ़ेंगे। 12 देश और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई थी 2004 में। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 12 देशों के साथ मिलकर जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ये चार्टर क्या है? तो शून्य मलबा, कहां का? अंतरिक्ष का। ठीक है ना। अंतरिक्ष का शून्य मलबा मतलब मलबा मुक्त करना अंतरिक्ष को, यह उद्देश्य है इस चार्टर का। तो 12 देशों ने और यूरोपीय यूनियन स्पेस काउंसिल ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हाल ही में हस्ताक्षर किए, जो पृथ्वी की कक्षा में मानव गतिविधियों की दीर्घकालीन स्थिरता के लिए, मतलब मानव के द्वारा जितना भी मलबा अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, मलबे में क्या होगा? जितने भी सैटेलाइट है उनका कचरा, तो उससे फ्री करना इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य। ठीक है ना। देखिए जीरो डेब्रिज चार्टर 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने के लिए या फिर डेब्रिस न्यूट्रल करने के लिए वर्ल्ड के देशों के मध्य में और अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों के मध्य में अपनाया गया चार्टर है। अनावरण नवंबर 2023 में लास्ट ईयर किया गया था, तब इसका अनावरण किया गया था और अब फाइनली इस पर ऑफिशियली हस्ताक्षर किए गए हैं कि अंतरिक्ष मलबे से अंतरिक्ष का जो निचली कक्षा है, ठीक है, इसे कहा जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिटर, इसे मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है ना। रॉकेट या निष्क्रिय उपग्रहों के जो टुकड़े हैं, मिसाइल परीक्षण के द्वारा जो टुकड़े निकलते हैं, जो सैटेलाइट का कचरा निकलता है, उससे पूर्णतः एलईओ मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटर को मुक्त करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य। इसको नाम दिया गया है जीरो डेब्रिस चार्टर। यूरोपीय संघ से हमारा क्वेश्चन था, तो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा गया है? भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? गंगा डॉल्फिन मतलब मीठे पानी की डॉल्फिन, है ना। गंगा के जो
गंगा नदी तंत्र है, उन नदियों में ये देखने को मिल जाएगी। तो हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट आई है और इसने बताया है कि गंगा डॉल्फिन या मीठे पानी की डॉल्फिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई गई है। आपको पता है गंगा नदी का सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। यह है डॉल्फिन, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है और कहा गया है कि गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है, 4000 से ज्यादा डॉल्फिन है और उनमें से 2000 से अधिक डॉल्फिन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में पाई गई है, गंगा और उसकी सहायक नदियों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर डॉल्फिन है वो चंबल नदी में पाई गई है। कहां पर? चंबल। ये इनडायरेक्टली गंगा नदी की सहायक है। चंबल यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में जाकर मिलती है। गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो इसे अंधी डॉल्फिन कहा जाता है क्योंकि देख नहीं सकती। साइंटिफिक नेम देखें तो प्लेटनिस्टा गेंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसकी सूसू या हीहू की आवाज के कारण इसको अन्य नाम भी दिए गए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, तो हर 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में इसको सतह पे आना पड़ता है और जब सांस लेती है तो वो आवाज निकलती है सूसू या हीहू, जो भी जिसने जैसा मेजर किया हो वैसी आवाज। तो इनको इस नामों से भी अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा पुकारा जाता है, लेकिन स्पेशली इसका नाम डॉल्फिन है और साइंटिफिक नेम देखें तो प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में, 2000 से ज्यादा, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, इन नदियों में, यमुना, इनमें ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। देख नहीं सकती तो शिकार को पकड़ने के लिए ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे छोड़ती है, शिकार से टकरा के वापस आती है और इसको ये जज कर लेती है कि वहां पर शिकार है, ठीक है। सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन कहां? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहां पर यह चीज भी याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। भारत के पहले सरकारी एआई एंकर क्रश और भूमि को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के पहले सरकारी एआई एंकर क्रश और भूमि को लॉन्च किया है किसने? इसे लॉन्च किया है डीडी किसान ने। आंसर सी हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? डीडी किसान, ठीक है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा था और 9वीं वर्षगांठ मनाएगा, सॉरी मनाई है क्योंकि आज 27 तारीख है, कल 26 मई थी, तो मनाई है 9वीं वर्षगांठ। तो इस उपलक्ष्य में इसने एआई एंकर लॉन्च किए हैं, एक का नाम है कृष और एक का नाम है भूमि। डीडी किसान ने लॉन्च किए, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है, फंबल आ जाते हैं, ठीक है, ओके, मैनेज कीजिए, कभी कभी मैनेज कर सकते। एक स्टूडेंट कमेंट में बोल रहे थे सर आप हंसते ही नहीं हो। अरे भाई पढ़ाते टाइम कैसे हंसू मैं? चलो देखो, देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य, ठीक है ना। डीडी किसान, आपको पता है किसानों के उत्थान के लिए ही काम करने वाला चैनल है। किसान को मौसम की सटीक जानकारी देना, उपज की सटीक जानकारी देना, खाद्य की सटीक जानकारी देना, ये डीडी किसान चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इसने इन सब कामों के लिए 24 घंटे 24/7 जो वर्क कर सके ऐसे एआई एंकर जनरेट किए हैं, बनाए हैं। 2 एआई एंकरों को इन्होंने बनाया है या फिर अपनाया है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो एआई एंकर है कृषि, ठीक है, और भूमि के संबंध में 50 से ज्यादा भाषाओं में संवाद करने में सक्षम। मतलब भाई भारत के किसी भी राज्य का किसान हो, कहीं का भी किसान हो, ठीक है, उसके आधार पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ऐसी 50 लैंग्वेज में ये एआई एंकर कृष और भूमि, ठीक है ना, कृष और भूमि ये बात कर सकते, इंफॉर्मेशन दे सकते। तो किसने लॉन्च किया है? डीडी किसान ने लॉन्च किया है। कृषि बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी देना, मौसम का पूर्वानुमान बताना, ठीक है ना, जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं कृषि क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी देना इनका मुख्य उद्देश्य डीडी किसान के हैं। किस राज्य के हप्सीगुड़ा और सैनिकपुरी में भूजल की कमी से निपटने के लिए शैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट पायलट मॉडल लागू किया जा रहा है? ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया है
पायलट मॉडल के रूप में हाल ही में भारत के तेलंगाना राज्य में, ये दोनों प्लेस भारत के तेलंगाना राज्य में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है हब्सीगुड़ा और एक है सैनिकपुरी। यहां पर एक प्रोजेक्ट लाया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, शेलो एक्विफर मैनेजमेंट या एक्विफर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये पायलट मॉडल के रूप में हाल ही में लागू किया गया है ताकि तेलंगाना में भूजल की कमी और बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके, ठीक है। एक्विफर की बात करते हैं कि ये क्या है। तो एक्विफर चट्टान, मिट्टी या रेत की भूमिगत एक परत होती है जो कि पानी को रोक कर रखने में सक्षम होती है। बाद में कुएं का निर्माण करके, ट्यूबवेल का निर्माण करके पहले तो भूजल को संग्रहित कर लिया जाता है, फिर कुएं या फिर बोरवेल के माध्यम से इसमें से पानी निकाला जाता है कृषि के लिए, पीने के लिए और जैसा भी यूज हो। तो ये जो पूरी प्रणाली है एक्विफर, ठीक है ना, तो इसको पूरा नाम दिया गया है शेलो एक्विफर मैनेजमेंट। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। भूजल स्तर जो गिर रहा है, जो पानी की कमी है, उससे निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया तेलंगाना के हब्सीगुड़ा और सैनिकपुरी क्षेत्र में या जिलों में या शहर में, ऐसा बोल दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने खाद्य और पोषण बोर्ड को औपचारिक रूप से भंग कर दिया? तो भारत में फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ये काम करता था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसे हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया है। कौन सी शाखा है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, इसे भंग किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था, दिल्ली से कार्य करती थी। सामुदायिक पोषण कार्यक्रम भारत में जितने भी है उसमें लॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब इस संस्था को भारत में, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, इसे खत्म कर दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। लेकिन यहां पर यह समझिए कि जब ये शाखा बनी थी तब ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती थी, तब ये आता था भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन आगे चलकर 1993 में इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे डिसॉल्व कर दिया गया है, इस शाखा को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो किसने खत्म किया? हमारा क्वेश्चन ये था, कहां है भाई क्वेश्चन? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को किसने खत्म किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे खत्म किया है। डन हो जाता है, समझ में आया। यहां पर हमारे 27 मई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के रिवीजन की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 मई को। लास्ट सेशन में हमने इसको पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। अभी बना है पहली बार 2024 में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो ये लेट्स मूव इंडिया है, हैशटैग लेट्स मूव इंडिया। किस भारतीय फिल्म ने 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिने पुरस्कार जीता? अभी हमने बात की है, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर लागू किया गया। बिम्स्टेक चार्टर कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 2022 में, बिम्स्टेक चार्टर। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी? तो दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है हाल ही में किसने? यूरोपीय संघ ने। चर्चा मेरा प्रोजेक्ट विजय किस संस्था से संबंधित है? तो यह संबंधित है बीआरओ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित है? तो ज्योति आत्रे संबंधित है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया? तो ये किया है किसने? ये किया है, कहां गया? कर्नाटक राज्य ने। आंसर भी हो जाएगा, कल के सेशन में हमने पढ़ा था। AFC विमेंस एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया।
बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण किया गया है किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। डन। तो यहां पर 10 क्वेश्चन कल के सेशन के थे, हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। देखिए क्या, भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? तो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया है किसने? कहां पर? नागपुर में। भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये पैरा एथलीट है शीतल देवी। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये देखने को मिल जाता है हमको कहां? मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये 3 क्वेश्चन कल के सेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपको दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप सभी के बिल्कुल सही आंसर आए हैं। तो आई होप आज का ये सेशन भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। और ऑफर ऑफ द डे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इजीली उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।